हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो एक अघोरी है, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस भरी और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द हिडन हिंदू पार्ट 1 चैप्टर 14 अमर योद्धा। दूसरे साथी ने बाहर का दरवाज़ा करीब खाली कर दिया था और अब उसे केवल वीरभद्र एवं उसके बचे हुए 2 आदमियों से पार पाना था। डॉक्टर शाहिस्ता ने कुछ साहस दिखाते हुए ओम को फिर से खोलना शुरू कर दिया। इसे भापते हुए नागेंद्र ने एलएसडी को दोनों को मार देने और ओम को उसके पास जीवित लाने का आदेश दिया। एलएसडी फिर से व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई और डॉक्टर शाहिस्ता एवं डॉक्टर बत्रा पर अपने दोनों हाथों से निशाना साधते हुए एक साथ गोली चला दी। डॉक्टर बत्रा अपनी सहजता के कारण तेजी से रास्ते से हट गए। दूसरी गोली ठीक तरह से अपने निशाने पर लगी, परंतु उसे नहीं जिसके लिए थी। डॉक्टर शाहिस्ता की आंखें ओम पर थी, ओम की एलएसडी पर और एलएसडी की शाहिस्ता पर थी। इसलिए उसके शाहिस्ता को गोली मारने से पहले ओम को सक्रिय होने के लिए कुछ समय मिल गया था। ओम ने बिना किसी मंतव्य के निस्वार्थ रक्षक को बचाने की कोशिश में शाहिस्ता के बदले स्वयं को आगे कर दिया। गोली उसकी छाती पर लगी। शाहिस्ता और ओम दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर गिर पड़े। एलएसडी को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिना सोचे उसने शाहिस्ता पर फिर से निशाना साधा। ओम फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से छटपटा असहाय देखता रहा और शाहिस्ता के सिर पर एलएसडी ने गोली मार दी। परिमल गुप्त रास्ते से सीधे पूछताछ कक्ष में पहुंचने के लिए रसोई से होता हुआ छिपे हुए कमरे में से घुसा। दूसरी ओर पूछताछ कक्ष का मुख्य दरवाजा अब दूसरा धक्का सह पाने की स्थिति में नहीं था। एलएसडी ने घायल ओम को कॉलर से पकड़कर दीवार की ओर खींचा और साथ ही डॉक्टर बत्रा के लिए चारों तरफ देखने लगी। बाहर गलियारे में वीरभद्र आदमी के इमारत में घुसते ही रसोई के दरवाजे से टकराते हुए पीछे गिर गया। परिमल पूछताछ कक्ष में घुसने के लिए पासवर्ड डालकर दरवाजे का ताला खोल रहा था। पूछताछ कक्ष के अंदर जहां एलएसडी परिमल के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ ईंटें गिरी। ओम शास्त्री का खून बुरी तरह से बह रहा था। आदमी ने अंतिम बार जोर से लात मारी और तभी दरवाजा टूटकर गिर गया। कमरे में सभी अंदर आने वाले चेहरे को पहचानते ही दंग रह गए। चेहरा उन छवियों में से एक था जो ओम की यादों में अंकित थी और इसलिए स्क्रीन पर भी दिखाई दी थी। यह वह आदमी था जिसे ओम हजारों वर्षों से खोजने की कोशिश कर रहा था। वह अतीत का प्रतीक था जो वर्तमान के सामने सीधा खड़ा, समय को चुनौती देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। वह थे परशुराम। उनके चेहरे पर क्रोध और रोष था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनसे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता था और इतने मजबूत हाथ जो पर्वत को भी ध्वस्त कर दे। दूसरी ओर से उनका साथी, जिसे वे सब अश्वत्थामा के नाम से जानते थे, अंदर आया। वीरभद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान गया कि उसने उसे ओम की अश्वत्थामा एवं सुभाष चंद्र बोस की यादों में देखा था। वीरभद्र बुरी तरह डरा हुआ नागेंद्र के कक्ष की ओर भागा। परशुराम ने जैसे ही ओम को देखा, जो एलएसडी द्वारा बंधक था और जिसका खून बह रहा था, उनकी आंखें तीव्र रोष से जल उठी। उन्होंने एलएसडी से ओम को बचाने के लिए अपना धनुष उठाया। तभी ईंट गिरी और दरवाज़ा खुल गया। एलएसडी के पीछे से परिमल अंदर आया। वह परशुराम पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वे एलएसडी को मार पाते, वह भागकर एलएसडी के सामने आ गया और परशुराम पर निशाना साध दिया। अपने आप को परिमल से बचाने के लिए परशुराम का निशाना चूक गया। इसी बीच एलएसडी छिपे हुए कमरे में घुसी और अपने साथ ओम को भी घसीटते हुए ले गई।
ओम को बहुत दर्द हो रहा था और उसने पाया कि काफ़ी खून बह जाने के कारण उसके लिए खड़े रहना भी संभव नहीं था। डॉक्टर बत्रा स्टील की ऑपरेशन वाली मेज के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे। परशुराम और परिमल दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, परंतु इस मुठभेड़ में परिमल एलएसडी एवं ओम को बचाकर निकाल ले जाने में सफल रहा। उसने एलएसडी को दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाने के लिए कहा, जिससे वह फिर बाहर से खोला नहीं जा सकता था। एलएसडी ने बटन दबाया और परिमल अंदर घुसने के लिए दरवाजे की ओर भागा। परशुराम जान गए कि यह परिमल पर वार करने के लिए उनके पास आखिरी मौका होगा, इसलिए उन्होंने अपना फरसा निकाला और दरवाजे पर क्रोध में चीखते हुए दे मारा। निशाना सटीक था। जिस ताकत के साथ हथियार फेंका गया था वह परिमल के 2 हिस्से करने के लिए पर्याप्त था, परंतु उनके प्रहार से पहले ही दरवाजा बंद हो गया और हथियार दरवाजे की दरार के बीच फंस रहा गया। परशुराम दरवाजे की ओर भागे, पर वह जान गए थे कि देर हो चुकी है। परिमल ने गुप्त रास्ते को पार किया और उसके पीछे एलएसडी भी ओम को खींचती हुई ला रही थी। वे रसोई में पहुंचे और गलियारे की तरफ बढ़ते रहे, जो उन्हें नागेंद्र के कक्ष तक ले जा रहा था। उन्होंने वीरभद्र को रसोई के गलियारे की तरफ आते देखा। वह भी उसी स्थान पर जा रहा था जहां वे जाना चाहते थे। वीरभद्र ने भी उन्हें रसोई से हथियार के साथ बाहर आते देखा। उनकी नज़रों का अनुसरण करते ही उसने ओम को देखा, जिसका रिश्ता हुआ खून उनके पीछे निशाना बनाता जा रहा था। वीरभद्र यह दृश्य देखकर स्तंभित खड़ा रहा। उसकी अंतश्चेतना ने उसे परिमल पर निशाना साधने के लिए कहा। वह अपने अनुभव से यह जान गया कि हमेशा अंतश्चेतना का पालन करना चाहिए, इसलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और परिमल की ओर तान दी। तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? वह गरजा। उसकी आवाज़ उस कांच की गलियारे में गूंज उठी। इसके बदले में परिमल ने भी अपना हथियार वीरभद्र की ओर तान दिया। एलएसडी ने हाथ के इशारे से परिमल को उसकी बंदूक नीचे करने के लिए कहा, परंतु परिमल ने मानने से इनकार कर दिया। एलएसडी ने तब धीरे से अपने हाथ से उसकी बंदूक नीचे की। वीरभद्र, हम भी तुम्हारे टीम का हिस्सा है। हम इसे नागेंद्र सर के पास ले जा रहे हैं। कृपया साथ चलो। यह घायल कैसे हुआ और नागेंद्र कौन है? वीरभद्र ने आंखें ऊंची करते हुए पूछा। एक आदमी ने हम सब पर पूछताछ कक्ष के अंदर हमला किया और इसे मारने की कोशिश की। हमने इसे किसी तरह बचा लिया। बाकी कुछ भी बताने के लिए समय नहीं है। हमें अपने बीच की चीज़ें सुलझाने से पहले एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हम एक ही टीम में हैं। मुझ पर विश्वास करो। एलएसडी ने अपने झूठ को छुपाते हुए जवाब दिया। ओम ने एलएसडी का एक एक शब्द सुना, पर उसने कुछ नहीं कहा। बहुत अधिक दर्द के कारण वह बोल नहीं पा रहा था और वह यह भी जानता था कि सच जान लेने के बाद वीरभद्र उन पर हमला कर देगा। ओम यह भी समझ गया था कि वीरभद्र का इन दोनों कुशल लड़ाकों से जीत पाना संभव नहीं है, इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। वीरभद्र ने कही गई बातों पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और उनके साथ कक्ष की ओर चल दिया। वीरभद्र ने अब ओम को पकड़ रखा था और उसे चलने में मदद कर रहा था। वीरभद्र के साथ बातचीत में जो समय नष्ट हुआ था, उसने अश्वत्थामा एवं उनके बीच की दूरी को घटा दिया था और अब वह उनसे बस एक मोड़ पीछे था। परशुराम भाग रहे थे, जिन्हें पूछताछ कक्ष से रसोई तक का लंबा गलियारा पार करना था, जो पूछताछ कक्ष के ठीक पीछे 3 मोड़ दूर था। कक्ष में नागेंद्र ने आखिरी बार स्क्रीन को देखा, यह हिसाब लगाने के लिए कि ओम को यहाँ तक लाने के लिए उन सबको कितना समय लगेगा। तब उसने स्क्रीन को बंद कर दिया और हिसाब लगाया कि वे 3 मिनट दूर है। फिर उसने स्क्रीन को एक तरफ सरकाया, जो उसके पीछे दीवार पर लगा हुआ कोड से खुलने वाला ताला निकल आया। उसने फिर ताले की स्क्रीन के कीपैड पर कुछ बटन दबाए। अंदर बाहर निकलने वाले दरवाजे की दीवार को छोड़कर तीनों दीवारों में अचानक दरारें उभर आई।
उसने फिर कुछ और बटन दबाए तथा दरारों से चारों तरफ बहुत से दरवाजे निकल आए, जो विभिन्न दिशाओं की ओर अंधेरे रास्तों में खुल रहे थे। जैसे ही दीवारें हटी और दरवाजे दिखे, फर्श की 8 फीट एवं 5 फीट के आकार की टाइल अपनी सतह से नीचे धंस गई और अपने बराबर वाली टाइल के नीचे सरक गई, जिससे फर्श के नीचे छिपी हुई सीढ़ियां सामने आ गई। नागेंद्र ने सुरक्षित तरीके से पुस्तक को खून से सने लाल रंग के कपड़े में लपेट लिया, जिसे फिर एक बस्ते के अंदर कुछ दवाइयों और कुछ अन्य पुस्तकों के साथ छिपा दिया। अब वह परिमल व एलएसडी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उसने कीपैड फिर से स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। परिमल और एलएसडी नागेंद्र के कक्ष के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे, जिसकी सुरक्षा 2 सुरक्षा कर्मी कर रहे थे। वीरभद्र उनके पीछे था, क्योंकि वह अपने साथ ओम का वजन भी ढो रहा था। वह पिछड़ गया था। अश्वत्थामा और परशुराम को उन्हें पकड़ने से रोकने के लिए कोई नहीं था। परिमल ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए कोड डाला, अश्वत्थामा आखिरी बार मुड़ा और अब वह उन्हें देख सकता था। दोनों प्रतिद्वंदी लंबे गलियारे के दोनों किनारों पर खड़े थे, मुश्किल से 20 फीट दूर, और अश्वत्थामा के सबसे पास वीरभद्र था। अश्वत्थामा ने वीरभद्र पर निशाना साधा, जो ओम को पकड़े हुए था और सतर्कता के साथ परिमल एवं एलएसडी की तरफ बढ़ रहा था। वीरभद्र, एलएसडी और परिमल, जिनकी पीठ अश्वत्थामा की तरफ थी, बिना किसी अंदेशे के खड़े थे, परंतु सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया था और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। वीरभद्र, एलएसडी एवं परिमल सावधान हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि खतरा कितने पास मंडरा रहा है। अश्वत्थामा का निशाना तब सुरक्षा कर्मियों की ओर चला गया। जैसे ही उन्होंने एक के सिर में गोली मारी, एक गोली उनके पीछे से आकर दूसरे की छाती में लगी। पीछे मुड़ने पर उन्होंने परशुराम को सफल निशाने के बाद हाथ नीचे करते हुए पाया। इसी बीच परिमल और एलएसडी ने कक्ष में घुसकर अंदर से अपने दुश्मनों पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने इस प्रभाव में कि वह सही लोगों के लिए लड़ रहा है, ओम को दीवार के साथ नीचे लिटा दिया और ओम तथा टीम के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ा। उधर पूछताछ कक्ष में डॉक्टर बत्रा अभिलाष के पास खड़े थे, जिसे परिमल ने तब धोखे से चुपचाप मार दिया था, और फिर डॉक्टर शाहिस्ता के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़े। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका जीवन अब भी दांव पर लगा है, उनका दुख गायब हो गया। वे अभी जीवित थे, पर कब तक यह नहीं जानते थे। दूर से आती गोलियों की आवाज़ ने उनके विचारों को भंग कर दिया। उन्हें इमारत की दूसरी तरफ से बचकर निकलने के लिए योजना बनानी थी। उन्होंने सबूत और ज़मीन पर फैले ओम के खून का सैंपल, एलएसडी का लैपटॉप, ओम की फाइल जिसमें उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी नाम व तस्वीरें थी, इकट्ठे किए और इमारत से चुपके से बाहर निकल गए। परशुराम द्वारा पहली गोली कंधे में और फिर अश्वत्थामा द्वारा उसकी छाती व पेट में मारने से पूर्व वीरभद्र एक सच्चे सैनिक की तरह लड़ा। वह ओम की गोद में गिर पड़ा और उसे बचा न पाने के लिए क्षमा याचना करते हुए ओम के चेहरे की ओर देखते हुए मर गया। ओम की आंखें आंसुओं से भर गई। एलएसडी कक्ष के अंदर से चीखती हुई अपनी मुट्ठी जोर से दरवाजे पर मार रही थी, जो ओम एवं वीरभद्र और उसके बीच था। उसने वीरभद्र की ओर देखा और एक अंतिम बार उसे देखने की उसकी इच्छा हुई, परंतु परिमल ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह जानता था कि दुश्मन ज़्यादा दूर नहीं है। ओम जैसे ही एलएसडी के चीखने की तरफ मुड़ा, उसने अपनी धुंधली नज़र से नागेंद्र को परिमल और एलएसडी के साथ खड़े देखा। वह नागेंद्र को थोड़ा सा पहचान पाया। परिमल ने दूसरा दरवाज़ा मन मारते हुए बंद कर दिया। अश्वत्थामा ओम की ओर भागा, यह देखने के लिए कि वह ठीक तो है, और परशुराम कक्ष के बंद दरवाजे की ओर भागे। गुरुजी, इसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, अश्वत्थामा चिल्लाए।
परशुराम दरवाजे पर विस्फोटक लगाने में व्यस्त थे और बोले, उसकी कमीज फाड़कर घाव पर कसकर बांध दो। वह मर नहीं सकता, पर वह बेहोश भी नहीं होना चाहिए। उसे इस दरवाजे से दूर ले जाओ और हर समय उसके साथ रहो। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी। अश्वत्थामा ओम को वापस रसोई में ले गए और प्राथमिक चिकित्सा के बक्से की खोज करने लगे। ओम एक मेज पर लेटा रहा। ओम ने पहले परशुराम को और फिर दरवाजे की ओर देखा। तभी उसने खुद को कुछ बोल न पाने की स्थिति में पाया। उसके पास इतने सवाल थे, परंतु वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा था। मैं युगों से आपकी खोज कर रहा हूँ। मैं जानता था आप हो। वह किसी तरह से बोल पाया। तुम हमेशा से हमारी निगाहों में थे। हमने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम हमें कभी नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे। अश्वत्थामा ने खुलासा किया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम तुम्हारे बैंक के लॉकर से कुछ आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ रोज द्वीप तक आए। ओम यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तब इस सच्चाई का एहसास हुआ कि वह जब इस स्थान पर नज़रबंद था, लोग श्रीलंका की गुफाओं तक भी पहुंच गए। परेशान होकर उसने पूछा, पुस्तकें कहाँ हैं? अश्वत्थामा के चेहरे पर निराशा छा गई। वह उनके पास है, उनके कब्जे में। गुरुजी उनके पीछे गए हैं। अश्वत्थामा ने हताश होकर कहा। आप मेरे लिए क्यों आए हैं? आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? ओम ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास अंतिम चरण की चाबी है। ओम आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने मस्तिष्क में बढ़ते दबाव एवं भारीपन से जूझते हुए उनकी ओर देखा। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क अंधकार में डूब गया और वह मेज पर उनके सामने गिर गया। एलएसडी एवं परिमल कक्ष में घुसे और उन्होंने अपने बॉस के साथ अपने आप को उस टाइल के नीचे छुपा लिया जिससे सीढ़ियाँ निकलती थी। टाइल फिर से अपनी सही स्थान पर आ गई। परशुराम ने लोहे का दरवाज़ा उड़ा दिया और वे नागेंद्र के कक्ष में घुसे। उन्होंने बहुत सारे दरवाजे दिखे और तब वे उलझन में आ गए कि अपने दुश्मनों का पीछा करने के लिए कौन से दरवाजे को चुने। अब परशुराम ने चारों तरफ देखा। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने बेहतरीन ढंग से एक दरवाज़ा चुना और उसे खोला। एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। परशुराम ने उसके अंदर तेज भागना शुरू किया, परंतु दूसरा सिरा बंद पाने के बाद वे बेचैन हो उठे। उन्होंने दूसरे रास्ते से कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। उन्होंने सुविधा केंद्र के विभिन्न कोनों में जो विस्फोटक लगाए थे वे अब किसी भी समय फट सकते थे, जिनसे ओम और अश्वत्थामा अभिज्ञ थे। इसलिए वह वापस रसोई की ओर भागे। वहां उन्होंने अश्वत्थामा को ओम के शरीर से गोली निकालते हुए पाया। एलएसडी, परिमल और नागेंद्र वहां बिल्कुल नहीं रुके। रास्ता कुशलतापूर्वक बनाया हुआ पूरी तरह से गुप्त था। वह समुद्र के किनारे पर खुल रहा था। तीनों खुले आकाश के नीचे रेतीली भूमि पर थे। एक पनडुब्बी उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वे उस पर चढ़ गए और पुस्तकों सहित द्वीप को छोड़कर चले गए। परशुराम अश्वत्थामा के साथ जैसे ही इमारत से बाहर आए, वह ध्वस्त हो गई। सुरुचिपूर्ण ढंग से बना सुविधा केंद्र कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गया। उनके शत्रुओं ने भी यह घटते हुए देखा। यद्यपि द्वीप के दूसरे छोर से। पुस्तकें कहाँ हैं? अश्वत्थामा ने पूछा। वे उनके पास है, परशुराम ने जवाब दिया। और वे कहाँ है? पता नहीं, परंतु पुस्तकें उनके पास है। हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ओम की सुरक्षा करना है। उसके लिए यही समय है कि वह अपने छुपे हुए अस्तित्व को जाने। अब उसे सत्य जानना चाहिए कि वह मृत्युंजय बनने से पहले कौन था, क्योंकि जब हम अगली बार उनका सामना करेंगे वही हमें बचाएंगे। पर अब हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास कोई सुराग नहीं है। वे कहाँ गए होंगे? अश्वत्थामा बेचैन होते जा रहे थे। वे हमारे पास आएंगे, हमें उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वे क्यों हमारे पास आएंगे? उनके पास वह पहले ही है जो वे चाहते थे। वे जल्दी जान जाएंगे कि अमरत्व के ताले की अंतिम चाबी हमारे पास है। परशुराम ने ओम की तरफ देखते हुए कहा।
उन्हें ओम के शरीर में बहते धन्वंतरी के रक्त की एक बूंद की आवश्यकता अमरत्व की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पड़ेगी। इसके लिए वे फिर से हमें खोजते हुए आएंगे। द्वीप के दूसरे किनारे पर मृत्यु से भयभीत डॉक्टर बत्रा खून का सैंपल लिए छिपे हुए थे। गुरुजी, अब हम क्या करें? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें केवल प्रतीक्षा करनी है, परशुराम ने आश्वासन दिया। परशुराम शिला के किनारे पर क्षितिज में डूबते हुए सूर्य के सौंदर्य को निहारते दृढ़ता के साथ खड़े थे। अश्वत्थामा ने ओम से पूछा, तुम्हारे क्या विचार है? वह कौन था? नागेंद्र, ओम ने जवाब दिया। यह कैसे संभव है? नागेंद्र तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था, अश्वत्थामा ने पूछा। परशुराम ने सागर किनारे शिला पर खड़े हाथ बांधे डूबते हुए सूर्य को देखते हुए उत्तर दिया। बहुत पहले गायब, मरा नहीं, केवल गायब। पनडुब्बी में नागेंद्र बेसब्री से पुस्तक पढ़ने लगा था। परिमल पनडुब्बी को चलाकर द्वीप से दूर ले गया। एलएसडी की आंखें शून्य थी। बहुत दूर क्षितिज पर सूरज अपने पीछे अंधकार छोड़ते हुए नीले आकाश की चमक को लिए डूब रहा था। संध्या तक वे सागर के समीप शिला के ऊपर एक और लहर के टकराने की प्रतीक्षा में खड़े रहे, क्योंकि इससे पहले वाली लहर उसे तोड़ने में नाकाम रही थी। वर्ष 2041। जैसे ही पृथ्वी अपनी पानी की बोतल से जो उसके बस्ते में थी एक घूंट पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुका, श्रीमती बत्रा तेजी से बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता है? तुम कौन हो? तुम क्यों ओम शास्त्री को ढूंढ रहे हो? पृथ्वी ने अपनी प्यास बुझाई और श्रीमती बत्रा ने एक प्रश्नों को सुना तथा शांति से उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बोतल को वापस बस्ते में रखने के बाद जवाब दिया, क्योंकि वे मेरे पिता हैं।